नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकॉनमी से संबंधित करंट अफेयर्स। आपके जो है एग्ज़ाम में जो भी इकॉनमी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कम क्वेश्चन है, यानी 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं। बाकी लगभग 80% क्वेश्चन वो होते हैं जिनको करंट में पूछा जाता है और करंट को जो है स्टैटिक पोर्शन से जो है जोड़ के देखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है वो किस तरह आते हैं और कैसे उनको हमको याद करना चाहिए। पहली बात करते हैं इकॉनमी की साइज़। इकॉनमी मतलब अर्थव्यवस्था, और हमें अगर इंडियन इकॉनमी की बात करनी है तो इंडियन इकॉनमी की जो है साइज़ यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है। तो जब भी अर्थव्यवस्था की साइज़ निकाली जाती है तो वो दो तरह से निकाली जाती है। एक तो बेस ईयर के आधार पे, या हिंदी में जिसको हम आधार वर्ष कहते हैं, उसके आधार पे निकाली जाती है, जो कि 2011 से 12 इस समय जो है आधार वर्ष माना जाता है। ये नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि जो अर्थव्यवस्था के जो है साइज का आकलन जो होता है उसमें आधार वर्ष क्या इस समय लिया जा रहा है, वो भी क्वेश्चन आता है। और एक करेंट प्राइसेज पे लिया जाता है, यानी कि वर्तमान जो मूल्य है उसके आधार पे। एक जो है 2011-12 का जो मूल्य चल रहा था तो वो तो फिक्स है, वो चेंजेबल नहीं है। और जो इसी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, यही एक्चुअल जीडीपी होती है, जो कि हमारा किसी बेस ईयर यानी जो कांस्टेंट है वैल्यू उसके आधार पे जो कैलकुलेट किया जाता है वह जो है इकॉनमी की एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन को बताती है। करंट प्राइस मतलब कि जिस साल में भी जो है हम आकलन कर रहे हैं उस समय जो चेंजेबल जो है किसी भी प्राइसेस चल रहे हैं उसके आधार पे किसी एक जो है प्राइस को एवरेज मान के हम उसके आधार पे जो है अर्थव्यवस्था का हम साइज अगर आकलन करते हैं तो वो करंट प्राइस होता है। अब यहाँ इंडियन इकॉनमी की साइज की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जो है 135 लाख करोड़ ये नॉमिनल जीडीपी है। 195 लाख करोड़ ये हमारा करंट प्राइस के आधार पे है। तो ये दो जो है यहाँ पे आप आंकड़े याद रखेंगे, 135 लाख करोड़ और 195 जो है, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि इस समय नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जो है भारत की अर्थव्यवस्था की साइज क्या है, एक क्वेश्चन हो गया। इसके आधार पे नॉमिनल जीडीपी के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है वर्ल्ड में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वर्तमान में हमारी जो है पोजीशन जो है इसके आधार पे देखा जाए नॉमिनल जीडीपी में, तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे हम 5th पोजीशन पे हैं। 5th पोजीशन का मतलब कि पहला जो स्थान है यूएसए का, दूसरा चाइना का है, तीसरा जापान का है, फिर यहाँ जर्मनी का है और फिर इंडिया का। तो ये 5th प्लेस पे जो है इंडिया की इकॉनमी जो है प्रेजेंट टाइम में जो है वो है। तो ये याद रखेंगे, ये क्रम भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है लंबा क्रम नहीं है, आपको याद होगा। वैसे भी यूएसए आपको इजीली याद रहता है कि जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश है, पहले नंबर पे यूएसए और चाइना, ये तो आपको नॉर्मली याद ही रहना चाहिए। उसके बाद ये जापान, जर्मनी और इंडिया। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है पीपीपी, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में पीपीपी, मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। हिंदी में इसको कहते हैं क्रय शक्ति समता।
ये फैक्टर एक है जिसके आधार पे जो है वर्ल्ड की इकॉनमीज को जो है कंपेयर किया जाता है, विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको कंपेयर किया जाता है पीपीपी के आधार पे। तो पीपीपी है क्या? क्रय शक्ति क्षमता का मतलब यह बेसिकली जो है कि दो जो है देशों के करेंसीज को जो है कंपेयर करता है कि अगर जो है एक देश की करेंसी है उससे हम जो है दूसरे देश की करेंसी को कंपेयर करें तो पीपीपी के आधार पे होता है। करेंसी का मतलब क्या है कि अगर कोई सामान है, अमेरिका में जो है कोई सामान है हम ख़रीद रहे हैं, उसी के हिसाब से अगर वही सामान इंडिया में ख़रीद रहे हैं तो कितनी करेंसी इंडिया में देनी पड़ेगी, कितनी करेंसी जो है अमेरिका में देनी पड़ेगी। तो उसका जो कंपैरिजन होता है वो पीपीपी होता है। ठीक, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जो है हम देश की जो है अर्थव्यवस्थाओं को जो है कंपेयर करते हैं। तो पीपीपी के आधार पे जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा हमारा जो है देश 3rd नंबर पे है, तीसरी पोजीशन है पीपीपी के आधार पे। यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे अगर आपका पूछे कि भारत की जो है विश्व में कौन सी रैंकिंग है, कौन सा स्थान है जीडीपी का, तो उस समय जो है तीसरा स्थान कहेंगे। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि जब किसी वर्ष में, एक वर्ष में हम जो है किसी देश की सीमाओं के भीतर जो बनने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कैलकुलेशन करते हैं, उसकी वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि देश की सीमा, पहली कंडीशन कि देश की सीमा के अंदर होना चाहिए, एक निश्चित अवधि, नॉर्मली 1 वर्ष लेते हैं, और उसके साथ साथ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होगा उसे जीडीपी कहा जाता है। उसमें बाहर की वैल्यूज जो है, यानी कि किसी देश से आपकी जो कमाई हुई है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर आप उसको भी इंक्लूड कर देते हैं तो एनएनपी में, नेट नेशनल जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप जो बोल रहे हैं वो जीडीपी से एनएनपी में हो जाएगा, सॉरी जीडीपी से जीएनपी में हो जाएगा। अगला जो है देखें क्या है क्वेश्चन जो आते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 तरह की अर्थव्यवस्था के पूरे जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी, चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे हम बात करें जो है कृषि की बात करें, चाहे हम बैंक सेक्टर की बात करें, रेलवे की, इस तरह के जितने भी पूरे जो है देश में क्षेत्र हैं, सबको 3 जो है प्रमुख क्षेत्रों में बांट दिया गया है और उसी को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्या है? प्राथमिक वो क्षेत्र होते हैं जो कृषि या उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उन्हें जो है हम प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, वानिकी यानी कि जो जिसमें पौधे लगाने हैं, जो है पौधों से जो है आपको जो आय होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है कृषि के अंदर आती हैं। और उसके साथ साथ जो है जो दूसरा द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें विनिर्माण क्षेत्र या इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यानी कि सारे जो है जितने प्रोडक्शन के काम होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से आए हुए रॉ मटेरियल्स का यूज करके सेकेंडरी में जितना जो है प्रोडक्शन किया जाता है, वो सारे जो है आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे आप गेहूँ प्राथमिक क्षेत्र में आप जाते हैं और वह जाके कहीं पे जो है केक बन रहा है, चिप्स बन रहा है, तो वो सेकेंडरी में चला गया। और जो उनको बना रहे हैं, जैसे आप जो है बैंक से जाते हैं पैसा निकालने, तो वो बैंक जो कर्मचारी हैं वो सर्विस सेक्टर में, वो तीसरे जो है सेक्टर में आ जाते हैं। बाकी तो इस तरह जितनी भी सेवाएं आपको दी जा रही हैं वो सब की सब जो है, चाहे रेलवे की हों, बस सर्विसेज हों, उसके बाद जो है बैंक की सर्विसेज हों, ये सारी सेवाएं आपकी जो है 3rd में जो है टर्शियरी में आती हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें जो है रॉ मटेरियल पैदा किए जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उस रॉ मटेरियल का यूज करके जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और तृतीयक क्षेत्र यानी कि उन प्रोडक्ट को जो है हमारे तक पहुंचाने के लिए जो सर्विस दी जा रही है, वो सर्विस टर्शियरी हो गया, तृतीयक क्षेत्र हो गया। आपकी अर्थव्यवस्था में, यानी कि देश की, आपके जो है भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से कितना जो है आपको आमदनी मिलती है,
कितना परसेंट जो है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र से कितना परसेंट प्राप्त हुआ। तो प्राथमिक क्षेत्र से हमारे यहाँ जो है इस समय वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कृषि और संबंधित जो क्षेत्र हैं उससे जो है 20.19% को जो है हमारा जो है इकॉनमी में जो है इतना शेयर है। अगर हम सेकेंडरी द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक हमारा 25.92 लगभग अप्रॉक्सीमेट 26% का जो है योगदान हमारा द्वितीयक क्षेत्र का है। सबसे बड़ा योगदान जो है हमारा तृतीयक क्षेत्र का है जो कि 53.89%, सबसे ज़्यादा योगदान है। सबसे कम योगदान हमारा जो है प्राथमिक क्षेत्र में। परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 41% लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 26% लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 32% लोग काम कर रहे हैं। तो देखा जाए कि 32 लोगों से जो है हमको 54 रुपये की आमदनी हो रही है, यहाँ 26 लोगों से लगभग 26 रुपये की आमदनी हो रही है, यहाँ पे 41 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 20 रुपये की आमदनी हो रही है। तो इस तरह से चाहें तो परसेंट के फॉर्म में भी आप जो है ये लेबर हैं, कितने परसेंट लेबर काम कर रहे हैं, और ये इनकम है, कितनी इनकम जो है देश को हो रही है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम जो है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का मापन करने के लिए हमको जो है, जो हम टर्म यूज करते हैं उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय जो है कई तरह से कैलकुलेट की जाती है। फिलहाल नॉर्मली आप समझिए कि प्रति व्यक्ति क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है कि किसी देश की टोटल जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें जो है नेशनल जो इनकम है उसमें उस देश की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से हम जो है भाग दे दें तो जो हमें मिलता है वो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक, स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशियो या आरक्षित नकदी अनुपात जिसको कहते हैं, ये क्या है? अब ये RBI से संबंधित वो चीज़ें हैं जो RBI बैंकों के ऊपर लागू करता है कि ये सारे नियम, ताकि जो है ग्राहकों के हित को जो है सुरक्षित किया जा सके, कि ग्राहक जो है किसी तरह से जो है उनके जो है नुकसान उनका ना हो। तो समझिए क्या है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है कि RBI जो है और बैंक, इन दोनों में जो रुपए का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक, तो अगर बैंक को RBI बैंक से पैसा ले सकता है अपने तरफ जो है, यानी कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है पैसा आ रहा हो जिससे जो है लग रहा हो कि पैसे के जो है मूल्य में अवमूल्यन हो सकता है, तो वह बैंक से पैसे ले लेगा। इसको पैसे की ज़रूरत है तो यह RBI से ले लेगा, लेकिन वो कितने परसेंट पे लेगा? ठीक, तो ध्यान रखिए कि रिवर्स का मतलब उल्टा होता है। यहाँ जो दूसरा है रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स का मतलब उल्टा। जब RBI बैंक से ले तो रिवर्स हो गया, RBI जो है बैंकों से ले रहा है तो वह रिवर्स रेपो 3.35%। लेकिन वही RBI बैंक को दे रहा है तो वह रेपो रेट हो गया। कितने परसेंट पे? 4% पे। सिंपल इसको समझ भी आप सकते हैं। देखिए, यह रेट हमेशा रेपो रेट जो है आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि RBI चाहेगा कि जब भी हम बैंक को पैसा दें तो हमको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, ज़्यादा ब्याज मिले। ठीक, तो RBI 4% पे उसको जो है देगा, लेकिन वही जब RBI लेगा तो कम ब्याज दर पे लेगा, 3.35%। यानी कि बैंकों से वह दर जिस पे जो है RBI बैंकों को जो है पैसे देता है वो रेपो रेट कहा जाता है, जो कि वर्तमान में 4% है। और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या है कि वह दर जिसमें जो है RBI बैंकों से
धन लेता है 3.35% है। हमेशा रिवर्स रेप कम होगा और रेपो रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा आरबीआई चाहेगा कि हम किसी को अगर किसी से उधारी ले रहे हैं तो कम पैसा देना पड़े, और कोई हमसे उधारी लिया है तो उससे ज़्यादा पैसा हमको मिले। CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश यानी कि नकदी, रिजर्व यानी कि जो आरक्षित है, यानी कि उसको आप जो है टच नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो ये किसके लिए है? ये बैंक के लिए है। बैंक के लिए आरबीआई ने रूल बनाया है कि इतना पैसे, मतलब कि वो परसेंट में जो है 4% इस समय है CRR 4%, कि 4% जो है जितना भी उसके पास जो है उसने सेविंग्स जो है इकट्ठा की है, उसका 4% कम से कम उसके पास जो है हमेशा रिजर्व होना चाहिए। उसको वो यूज नहीं कर सकता, किसी और को उधारी नहीं दे सकता है। यानी कि अगर बैंक 100 रुपये अगर जो है सबसे जो है सेविंग में ले लिया है, 100 रुपये जो है बैंक के पास आ गए हैं लोगों से, तो उसमें 4 रुपये को वह हमेशा कैश के फॉर्म में रिज़र्व रखेगा। वह 96 रुपये का यूज़ तो कर सकता है, जिस तरह भी यूज करे, चाहे जिसको उधारी दे रहा हो उधारी दे, किसी जो है कंपनी में पैसा लगा रहा है, शेयर मार्केट में लगा रहा है, वो लगा सकता है। 96 रुपये तक की लिमिट है, लेकिन 4 जो है रुपये यानी कि 4% जो है वह कैश के फॉर्म में अपने पास जो है रखेगा। तो रेपो रेट वर्तमान में 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR इसमें 4% है। लास्ट में 2 टर्म हैं जो कि इकॉनमी यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित काफ़ी यूज होते हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी। अगर आप अर्थव्यवस्था के इकॉनमी के अगर स्टूडेंट नहीं हैं तो प्रायः आपको एक कन्फ्यूजन होता है कि प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी तो दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, कितना प्रोडक्शन का मतलब कि जो है आपने जो है कि कोई अगर जैसे एग्रीकल्चर में बात करें कि आपको जो है कुछ एरिया दे दिया गया कि 1 एकड़ का एरिया है, 1 एकड़ एरिया में आपने जो है कुछ अमाउंट जो है आप उपजा रहे हैं, तो यह प्रोडक्शन है आपका। प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपका जो है जब पर एकड़ के हिसाब से आप निकालेंगे तो वहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। जैसे सिंपली जो है समझ लीजिए कि एक आदमी है जो 100 रुपये कमा रहा है, ठीक, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। तो लेकिन फैमिली मेंबर्स की संख्या कितनी है? 5 है। तो और एक के अलावा जो है 4 लोग काम करने वाले नहीं हैं, एक ही काम करता है। तो इस 5 लोगों में 20 रुपये पर हेड डिवाइड हो जाएगा पर मेंबर के हिसाब से। तो भले उसका उत्पादन प्रोडक्शन तो 100 रुपये का है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 20 रुपये की। यानी कि अगर जो है प्रति जो है व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो वह अमाउंट बहुत कम हो जाता है। तो ये उत्पादन और उत्पादकता का अंतर है कि उत्पादन, जैसे किसी देश की अगर इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। उसके साथ में अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो अपने आप जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वही उतनी ही इनकम ज़्यादा लोगों में जो है बांटनी पड़ेगी, तो वो पर हेड जो अमाउंट पड़ेगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी अच्छी तभी हो सकती है कि जब आपका जो है आय ज़्यादा हो और उसको कंजम्पशन करने वालों की संख्या कम हो। तो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी में अंतर है। ये समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी में जो है पर हेड आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, जबकि प्रोडक्शन में आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। आपको वहाँ कंजम्पशन नहीं दिखाना है, टोटल बस दिखा देना है कि इतना उत्पादन हुआ है। लेकिन प्रति व्यक्ति, जैसे दूध है, दूध का उत्पादन आपने देख लिया कि जो है पूरे जो है देश में इतना हो रहा है, लेकिन अगर उसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकालना हो तो आप पूरी जो है जितनी जनसंख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि केवल जो है बस आंकड़े दिख रहे हैं बड़े बड़े, या जो है वास्तविकता में जो है वो उसमें कोई वृद्धि हुई है।
तो अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से वृद्धि हो रही है तो आप मानिए कि वास्तविक में एक्चुअल आपकी ग्रोथ हो रही है। जैसे यहाँ जो लिखा है प्रति व्यक्ति आय, यही जो है बताता है कि किसी देश में जो है लोगों के जो है लाइफ स्टाइल है, यानी कि जो रहन सहन का जो है स्तर है वो अच्छा हुआ है कि नहीं। अगर नेशनल इनकम बढ़ी लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है तो हमारे देश की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये बेसिक से टर्म है इकॉनमी से संबंधित। बाकी जो है चीज़ों के साथ जो है फिर अगले जो है आपके वीडियो लेक्चर में हम आएंगे, जिसमें देखेंगे कि करंट और स्टैटिक पार्ट दोनों से मिलते जुलते कौन से पोर्शन है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नोट्स बनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।